नमस्कार। न्यूज़ बीट्स के इंटरव्यू सीरीज में आज के मेरे मेहमान उत्तराखंड के डीजीपी आईपीएस अशोक कुमार जी हैं और इस वक्त मैं उत्तराखंड में पुलिस हेडक्वार्टर में देहरादून में मौजूद हूं। आपको यहां पर आसपास माहौल देखकर भी समझ में आ रहा होगा। यहां आने की आज एक खास वजह है। वजह ये कि डीजीपी साहब ने किताब लिखी है साइबर क्राइम पर। देश में साइबर क्राइम का पहला मामला 1999 में रिपोर्ट हुआ था। उत्तराखंड की बात करूं तो 2007 में साइबर क्राइम का पहला मामला रिपोर्ट हुआ, लेकिन कहानी उन पहले मामलों से अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, जहां पर सेक्सटॉर्शन से लेकर हनी ट्रैप से लेकर ठगी से लेकर तमाम तरह के केसेस मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है। आप भी मोबाइल पर हो सकता है इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और डिजिटल क्रांति आने के साथ ही चैलेंजेस नए हिसाब से निकलकर सामने आए हैं। तो ऐसे में पुलिस की भूमिका, उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, इन ठगों की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, कैसे ये आपको ठगते हैं, कैसे काम करते हैं और इन्हें पकड़ना कितना कठिन है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मैं इस वक्त सीधे पुलिस मुख्यालय में अब डीजीपी साहब के दफ्तर में जा रही हूँ। तो आज ये इंटरव्यू आप आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नई किताब के लिए। अब आप सुपर कॉप से आगे निकल के साहित्यकार की श्रेणी में भी आ गए हैं। पहाड़ में अगर आप ऐसे दफ्तर में जाएं, वहाँ पे पहाड़ का अक्स झलके तो एक अलग फीलिंग आती है। अच्छा, खबरें लगातार चलती रहती हैं। जो बोर्ड लगा है इसमें 11वें नंबर पर 11th पर्सन अशोक कुमार 30 नवंबर 2020 यहाँ से आपने चार्ज लिया। तो यहीं से आप पूरे उत्तराखंड पे नजर रखते हैं? जी बिल्कुल। ये केदारनाथ जी देख रहे हैं आप, ये बद्रीनाथ जी हैं और कभी कभार मैं इसमें हरिद्वार लगा देता हूँ जब वहाँ पे कोई भीड़ के स्नान होते हैं। कभी देहरादून के ट्रैफिक लगा देता हूँ, तो मैं पूरा उत्तराखंड का मॉनिटरिंग यहीं से कर पाता हूँ। टफ तो है ही, आपको पता ही वेदर कितना चार धाम का अनप्रेडिक्टेबल है और इस बार तो अभी तक बर्फ जो है ना, अभी तक बर्फ खत्म नहीं हुई है। अच्छा, ये वाला केदारनाथ टेम्पल का है, ये 3 वहीं के हैं या सारे वहीं? सारे 9 केदारनाथ से रिलेटेड। अच्छा, ये सारे 9 जो सीसीटीवी फुटेजेस घोड़े से आ रहे हैं लोग। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे भी दर्शन का सौभाग्य मिला, केदारनाथ बद्रीनाथ में पहुंची। लेकिन एक चीज़ है जिसके लिए मैं आपको वाकई प्रशंसा करना चाहूँगी कि पुलिसिंग वहाँ पर जिस तरह से थी, जो स्टाफ था बड़े हम्बल तरीके से टूरिस्ट से बात करना और सब चीज़ है कि हमारा बेसिक रोल तीर्थ यात्रियों की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है। रिसेंटली मैंने देखा आपने कई जो विमेन ऑफिसर्स हैं, कई जो महिला जवान हैं, उनको भी जिन्होंने कुछ अचीवमेंट अपने क्षेत्र विशेष में हासिल किया है, उनको आपने दिया है। बट वेरी नाइस। लेकिन देखिए, आज तो जो इंटरव्यू हमने प्लान किया है वो साइबर क्राइम और उसको लेकर जो किताब आई है उसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं, तो उन्हीं पर करने का सोचा है। सर बाहर चल के बात करते हैं। ये हिस्सा तो देख लिया दफ्तर का, जैसा आप कहें जो आपके ठीक है। इसी बहाने जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख लेंगे पूरा पीएचक्यू कैसे यहाँ से सिस्टम ऑपरेट करता है, किस तरह से चलता है। आइए सर प्लीज। देखिए, इस बार सबसे बड़ा चेंज यह है कि अभी तक केदारनाथ जी में बर्फ रुकी ही नहीं। हमारे साथ उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी इस वक्त न्यूज़ बीट्स पर मौजूद हैं और आज इस मुलाकात का विशेष पर्पस, जो मकसद है, वो दरअसल ये किताब है जो इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। साइबर एनकाउंटर्स, ऑनलाइन अपराधियों के साथ पुलिस की भिड़ंत की सच्ची कहानियाँ। अशोक कुमार आईपीएस और ओपी मनोचा साहब जो डीआरडीओ के फॉर्मर साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर ये किताब लिखी है। प्रभात प्रकाशन से ये किताब आई है और आज जब मैं ये किताब मेरे हाथ में है और इसका जो मैं फॉरवर्ड देख रही हूँ, वो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने भूमिका लिखी है। साइबर क्राइम, साइबर अपराध, अगर उत्तराखंड की बात करें, 2007 में पहला केस जो है वो रिपोर्ट हुआ था और उसके बाद से अगर बीते ही साल की बात करें तो 14,000 से भी ज्यादा मामले मेरे ख्याल से जो है रिपोर्ट में सर कंप्लेंट्स आई है, कंप्लेंट्स आपके पास आई है। और देश भर की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा। 10 लाख से ज्यादा। तो इसीलिए आज जब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं तो ये मामला सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, ये मामला पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर हाथ में मोबाइल है। गांव देहात से लेकर शहरों तक में इंटरनेट का एक्सेस है और ऐसे में आप उन खतरों के लिए भी जो है शिकार की तरह उपलब्ध हैं, जिनसे निपटने के कुछ इनसाइट्स आपको ये किताब देती है। सर मैं जब ये किताब देख रही हूँ, इसमें कुल मिलाकर 12 कहानियां मुझे दिखाई दे रही हैं जी। ये 12 कहानियां कैसे चुनी गई? क्योंकि आपके सामने तो आई एम श्योर बहुत सारी कंप्लेंट्स, मतलब 14,000 कंप्लेंट्स तो पिछले ही साल की हैं। ये 12 कहानियां कैसे चुनी आपने? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक तो साइबर क्राइम के मॉडस ऑपरेंडाई जो है धीरे धीरे बदलते रहते हैं। तो हमने ऐसी कहानियों को चुना है जिससे कि सारे जो
मुख्य मोडस ऑपरेंडाई है वो कवर हो जाए, सारे तौर तरीके जिनके थ्रू ये लोग हमारे साथ फ्रॉड करते हैं, तो उससे जिससे हम हर आदमी को, एक आम आदमी को जानकारी दे सकें कि इन तरीकों से साइबर क्राइम संभव है। ठीक है, तो हमने ये रिप्रेजेंटेटिव 12 कहानियां चुनी हैं। जो आदमी जब इस पूरी किताब को पढ़ेगा तो उसे साइबर क्राइम का पूरा गैम्बिट समझ आ जाएगा। सेक्सटोर्शन की कहानी है, मनी ट्रैप की कहानी, कि साइबर क्राइम है क्या और किन किन तरीकों से घटित हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 12 ही तरीके हैं, तो हर एक के उसमें एक तरीके में 20 तरीके और निकाल लेता है। ठीक है, परंतु फिर भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, इससे एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा हर इंसान को, किताब पढ़ने वाले को, कि ये तरीके संभव है। अच्छा, जब इन 12 कहानियों में आपने कहा कि हमने एक तरह से एक प्रतिनिधि कहानियों का एक पूरा कलेक्शन यहाँ पर तैयार किया है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, मैं खुद क्योंकि यहाँ से बिलोंग करती हूँ, देवभूमि हम लोगों ने तो मतलब वो दौर देखा है जब घरों में ताले नहीं लगते थे, या होता है ना कि चलो चाची जी हम लोग जा रहे हैं, जरा 1 महीने बाद आएंगे, देख लेना। और देख लेना का मतलब ये है कि कोई फोन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये पता है कि घर वापस आओगे तो सब कुछ ठीक मिलेगा। मतलब उस दौर से निकलते निकलते आज हम इस दौर में पहुंच गए कि 2021 के ही जो एनसीआरबी का डेटा है वो ये कहता है उत्तराखंड में अकेले 195% का इजाफा हुआ है साइबर क्राइम्स में। ये जो बदलाव इतनी तेजी से हुआ है, आपने तो इसको और करीब से देखा है, क्या बदल गया है जिसकी वजह से देवभूमि भी इस तरह के क्राइम से अछूती नहीं है? खाली उत्तराखंड का ही नहीं है, पूरे देश का है ये सब जगह एक ही हाल है। बदला तो ये है कि देखिए लाइफ जो है धीरे धीरे हमारा ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, इंटरनेट की खोज दुनिया में ना 90s में हुई, और इंडिया में कहेंगे हम 2000 के आसपास लोगों ने ईमेल यूज करना शुरू किया, और 2010 के आसपास सोशल मीडिया आया, फेसबुक एटसेट्रा। ठीक है, तो लाइफ धीरे धीरे ऑनलाइन हुआ। ये सोशल मीडिया आने से हमारे रिश्ते ऑनलाइन हो गए। ठीक है, अब जब ये आया क्या नाम है, कोरोना, तो उसने ऑनलाइन होने की स्पीड को बढ़ा दिया। एजुकेशन ऑनलाइन हो गई, जॉब्स ऑनलाइन हो गई, वर्क फ्रॉम होम, बैंकिंग ऑनलाइन हो गई। तो जब पूरा लाइफ ऑनलाइन होता जा रहा है तो क्राइम ने भी ऑनलाइन आना था। आप हजारों मील दूर बैठ करके भी क्राइम कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा है, इसलिए ये जो आप कर रहे हैं ना 200% बढ़ गया, 300 बढ़ते जा रहा है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पहले तो जीरो था ना, इट वाज नोवेयर। तो इसीलिए आपको लगा कि ये किताब जो है इस तरह की कहानियों को लेकर एक लिखी जानी चाहिए। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि जो भूमिका जो है वो अमिताभ बच्चन जी ने लिखी है, तो उनसे भूमिका लिखवाने के पीछे की क्या वजह है, या कैसे ये आइडिया क्लिक किया कि ही शुड राइट द प्रीफेस फॉर द बुक? आइडिया ऐसे क्लिक किया कि हमें पता था कि उनके साथ भी एक बार ही साइबर ठगी हो चुकी है। अच्छा जी, तो हमने यही लिखते हुए रिक्वेस्ट किया कि इस किताब का मुख्य उद्देश्य ये जन जन तक साइबर जागरूकता बढ़ाना है, फैलाना है। साइबर क्राइम कैसे घटित होता है, कैसे उससे वर्कआउट करते हैं, और कैसे हम उससे बच सकते हैं। अच्छा, आम दर्शक जो है ना, उनके मन में ये सवाल हो सकता है कि जैसे मिस्टर बच्चन को अगर अप्रोच किया गया कि इस तरह से एक किताब आ रही है, एक प्रोजेक्ट आ रहा है और उस पर आप भूमिका दीजिए, तो ये कैसे होता है? मतलब आपने उनको रिक्वेस्ट भेजा, फिर उन्होंने जो भी उनके कॉन्टेक्ट पॉइंट उन्होंने जवाब भेजा, और ये लिखा हुआ जो है वो उनकी तरफ से मेल से आया, ईमेल से बाद में उससे भी आ गया। ओके, जब मैं किताब का कवर देख रही हूँ तो इस कवर में मुझे दिखाई दे रहा है कि कीबोर्ड है, और कीबोर्ड के साथ में एक पिस्टल जो है उसको डिज़ाइन किया गया है। तो पूरा लुक एंड फील जो है, जिन लोगों को भी क्राइम से जुड़े बेसिक्स और कैसे उस पूरे उसको अंजाम दिया गया, घटना को अंजाम दिया गया, वो पढ़ने में दिलचस्पी होगी। आई एम श्योर कि उनके लिए ये किताब बहुत प्रॉमिसिंग होने वाली है। और किरण बेदी जी, नीरज चोपड़ा जी, इन सब ने भी जो है इसमें अपने फीडबैक दिए हुए हैं। एक बात सर मैं आपसे और जानना चाहूँगी, उत्तराखंड के लिए जब स्पेसिफिकली आज यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर भी साइबर क्राइम बाकी हिस्सों के मुकाबले ज़्यादा हैं या कम हैं? स्पेशली जैसे मैं बीते दिनों अखबार में जब अलग अलग तरह के आर्टिकल्स देख रही थी, तो जो ये हेली सर्विसेज अभी 4 धाम के लिए चल रही हैं, तो हेली सर्विस या 4 धाम का पैकेज प्रोवाइड करेंगे, पैसा भी ले लिया, फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी मंगवा लिए, सब जैसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है उस तरह से बिहेव किया, पैसा लिया और उसके बाद गायब। तो ये चैलेंज आप लोगों के लिए कितना बड़ा है इससे निपटना? देखिए, पहली बात तो ये कहना है कि उत्तराखंड में क्राइम कम है या ज्यादा है, वो बिल्कुल नहीं है। पूरे देश के बराबर रेशो है। कारण मैंने बताया, ये ऑनलाइन क्राइम है। जो बंदा झारखंड में, जामताड़ा में, मेवात में बैठा, उसे क्या पता कि विक्टिम कहाँ बैठा है? तो उसके लिए वो तो इरेलेवेंट है। ठीक है ना? तो ये
सभी जगह पर है। अच्छा, आपकी फेवरेट कहानी इसमें से कौन सी है? फेवरेट इन द सेंस कि जिस कहानी ने शायद आपको अंदर तक हिला कर रख दिया कि अच्छा ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी संभव हो सकता है, एज ए कॉप, एज ए पुलिसमैन, एज ए ऑफिसर, जिस घटना ने आपको भी चौंकाया? देखिए कहानियाँ सारी ही मतलब अच्छी हैं और फेवरेट हैं। चौंकाना तो ये है कि मतलब अनबिलीवेबल टाइप ऑफ फ्रॉड हो रखे हैं। जैसे पहली कहानी पे जाएंगे आप, तो वो एक एजेड आदमी है, बहुत इतना कभी सोशल मीडिया पे था नहीं, वो उसकी अकेला है, वाइफ है नहीं, बेटा है वो दूर रहने लगा, तो वो सोशल मीडिया में रिश्ते ढूंढ रहा है एंड सडनली ही गेट्स अटैच्ड टू सम लेडी, बट जो थी नहीं बेसिकली, हुआ जो फेक हनी ट्रैप मतलब। हनी ट्रैप। हाँ। और वो आदमी धीरे धीरे करके उसके जाल में 97 लाख रुपीस खो लेता है। माय गॉड, इट्स सो पेनफुल समटाइम्स। 97 लाख। 97 लाख। और जब हम फाइनली क्रिमिनल तक पहुंचते हैं, उसको पहुंच के हम पे फ्रस्ट्रेशन के कई दौर आते हैं पुलिस के पास। पहले तो उन्हें ट्रैक करो क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं तो, पर बहुत ही कम है, और फिर उनको जब वहां तक जाते हैं तो फेक मिलता है, मोबाइल नंबर फेक, सिम फेक, बैंक अकाउंट फेक, किसी मजदूर के नाम से खाता खोला हुआ है, सारी केवाईसी सब कुछ मजदूर का लगा हुआ है। तो मजदूर बेचारा कहेगा मुझे पकड़ लो, उसके पास तो कुछ है नहीं, तो रियल क्रिमिनल कोई और है। तो इसको कैसे ट्रैक करना और फाइनली उनको अरेस्ट करना, जिस केस की मैंने बात की है, तो वो सब चैलेंज बड़ा थ्रिलिंग है इसमें। जब और ये जो अपराधी पकड़े जाते हैं जिसके बाद जो इनमें इन्वॉल्व हैं, वो एज ग्रुप क्या है उनका? यंगस्टर्स हैं या हर तरह के लोग उसमें शामिल हैं? देखिए मोस्टली यंगस्टर्स हैं, विक्टिम तो सभी एज ग्रुप के हैं। ओके। विक्टिम्स जो हैं 10-15 साल के बच्चे से लेकर के 70-80 साल के बूढ़े। 10-15 साल के बच्चे भी आजकल आप जो सेक्सटोर्शन है उसका लेटेस्ट फॉर्म पता है क्या हुआ? पहले तो ये हनी ट्रैप में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर उसको कि आप एक्सेप्ट करिए तो फिर आपके साथ चैटिंग शुरू करेंगे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना, और फिर आपको जो है फंसाएंगे, फिर आपका कोई वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना। तो विक्टिम तो कोई भी बन जा रहा है। पहली कहानी का विक्टिम 70 साल का है, जो मैंने अभी हनी ट्रैप की कहानी बताई। तो ऐसे ही इसमें वैसे जो 12 कहानी है, 11 कहानियों के विक्टिम उत्तराखंड के और एक्यूज्ड देश भर के और दुनिया भर के। चलिए, ये आज की दौर की वो चुनौतियां हैं जिनको इस किताब के जरिए एक्सपर्ट्स ने अपने निजी अनुभव जो उन्होंने अपने काम करने के दौरान देखे हैं उसके आधार पर लिखा है। तो आई एम श्योर कि यंगस्टर्स को तो ज़रूर पढ़ना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, कम से कम इसे लेकर जानकारी मिलेगी। किताब को लेकर रिस्पांस तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसा रिस्पांस जिसने वाकई आपके दिल को छुआ या आपको लगा कि ओके इट इज़ समथिंग, ऐसा कोई एक फीडबैक या रिस्पांस? एक तो मेरे दोनों रिलीज, इसका इंग्लिश का रिलीज IIT दिल्ली में हुआ था और हिंदी का देहरादून में, दोनों में बहुत ही मतलब 1000 के करीब आदमी रहा, और जो प्राइस भी लिमिटेड है इसका, बहुत कम है। दोनों जगह जो पब्लिशर थे वो जितनी बुक्स लाई वो शॉर्ट पड़ गई। मतलब देहरादून में तो 450 कॉपी थे उसके पास, वो भी शॉर्ट पड़ गई। ओके। तो दैट उसी से खुशी होती है। हाँ। इसी तरह से बुक साइनिंग के लिए लाइनें लगी हुई थी, तो दैट वाज क्वाइट मतलब थ्रिलिंग फॉर अस। ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में हम इस पर OTT पर कोई वेब सीरीज या कोई फिल्म जो है वो आते हुए देखेंगे? लेट्स होप सो। मैं तो कोई प्रोड्यूसर या फाइनेंसर नहीं हूँ, मैं तो नहीं बनाने वाला, बट और मुझे लगता है आई एम श्योर ये इंटरव्यू आज बहुत सारे लोग देखने वाले हैं और कहीं ना कहीं से घूम फिर के कोई प्रस्ताव आप तक पहुंचने वाला है। बहुत और लोग बनाए प्रस्ताव 1-2 आए हैं, बट वो फाइनली पेंगुइन का भी इसमें रोल रहता है, पर बनेगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा जो बेसिक पर्पज है किताब को लिखने का वो सर्व होगा, क्योंकि हम इसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, आपकी भी यहाँ पे चार्ज संभालने के बाद एक बदलाव जो हमने उत्तराखंड की पुलिसिंग में देखा कि सोशल मीडिया पर आपकी प्रेजेंस अब अलग तरह से दिखाई देती है उत्तराखंड पुलिस की, चाहे वो जो पोस्टर्स हैं उसमें जिस तरह की कैची लाइंस होती हैं या फिर ट्रैफिक नियम आप ना तोड़ें उसमें जिस तरह के स्लोगन्स या कैची लाइंस को इस्तेमाल किया जाता है, फिल्मों के डायलॉग से इंस्पायर्ड होते हैं कई बार। इससे अलग हम देख रहे हैं कि जो मित्र पुलिस है उसके जो कुछ एक्शंस हैं उनको बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। सो इसके पीछे क्या थॉट था, इसके पीछे क्या सोच थी? देखिए, इसके पीछे भी वही थॉट है। पहले मीडिया लिमिटेड था, ठीक है ना। हम अगर एक शहर की बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट में होते थे, तो DGP हैं तो 10 से 15 पत्रकार होते थे। फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उनके नंबर बढ़ गए, वो 25-30 पे हो गया। अब सोशल मीडिया आ गया तो हर हाथ में मीडिया है। तो हर हाथ में मीडिया आने से जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है वो मेरे ख्याल से उतना नहीं बचा।
भाई आप ट्वीट करके कह सकते हो ना कि दिस इज द ट्रूथ, लोग जो मर्जी कर, तो मैंने काउंटर कर दिया। तो पहले तो ये है, इसलिए हमने सोशल मीडिया पे आए। दूसरा ये है कि हमारे जो है पुलिसिंग का सबसे बड़ा काम ऑपरेशनल काम है, ठीक है ना। ऑपरेशनल उत्तराखंड के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, ट्रैफिक है, मैनेजमेंट ऑफ चार धाम है, कांवड़ मेला है, कुंभ मेला है, क्राइम है, यद्यपि क्राइम ज़्यादा नहीं है, माफिया है, लैंड माफिया, तो वो सारी एक्टिविटी है, उसको भी हम प्रोजेक्ट करते हैं। किंतु इसके साथ साथ हमने ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे बहुत फोकस किया है, विक्टिम ओरिएंटेड पुलिसिंग पे बहुत फोकस किया है। हमारा एक नया ऑपरेशन मतलब मेरे टाइम से शुरू हुआ है, ऑपरेशन मुक्ति। मुक्ति कहाँ से मुक्ति? भिक्षावृत्ति से मुक्ति, बाल श्रम से मुक्ति। जो बच्चे बेचारे भीख मांग रहे हैं और सड़कों पे वो कर रहे हैं, मतलब लेबर कर रहे हैं, तो उनको वहां से मुक्ति दिला के शिक्षा में डालो। तो हमने स्लोगन दिया, भिक्षा नहीं शिक्षा दो। तो हम उत्तराखंड पुलिस 1700 बच्चों को स्कूल में डाल चुकी है। ओह, पिछले 4 साल। वेरी नाइस। तो दिस इज द पर्पस। जो आज के दौर में पुलिसिंग में जिस तरह के बदलाव या रिफॉर्म्स जिनकी हम बात करते हैं फॉर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड पॉजिटिव वर्क, आपके ही पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में हाल ही में एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में पुलिस की भूमिका को लेकर कई गंभीर सवाल जो है खड़े हुए। जब आप इस तरह की खबरों को देखते हैं, इन चीज़ों को सुनते हैं, आपके जहन में पहला थॉट क्या आता है? उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ओके, इससे अलग मैं एक चीज़ और भी उठाना चाहूँगी कि जब ये सब तस्वीर हम देख रहे हैं तो लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास को लेकर कि ठीक है, बेशक वहाँ पर एक अपराधी इन्वॉल्व है, लेकिन एक आम इंसान भी उस घटना को देखकर कई बार घबराता है। तो एक आम इंसान के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे इस तरह की खबरों को देखकर जो वो महसूस करते हैं उस पर? नहीं, आम इंसान के लिए मैं तो एक ही मैसेज दे सकता हूँ कि देखिए, पुलिसिंग का पर्पज लोगों की सहायता करना है, लोगों की सुरक्षा करना है। मैं हमेशा कहता हूँ इसीलिए पुलिस बनी है, समाज में एक सुरक्षित समाज हो, भयमुक्त समाज हो। इसीलिए मैं कहता हूँ पुलिस का डर अपराधियों में होना चाहिए, आम आदमी में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मैसेज आपने अपने इस एक सेंटेंस के जरिए ही दिया। उत्तराखंड में बीते दिनों कुछ ऐसी घटनाएं या केसेस हुए जिनको लेकर नए सिरे से बहस शुरू हुई, जिसमें अगर मैं अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर आऊँ, जहाँ पे बहस का मुख्य मुद्दा ये था कि जो ये रिजॉर्ट संस्कृति डेवलप हुई है टूरिज्म की वजह से, उसकी वजह से कई बैड इन्फ्लुएंसेस जो है स्टेट में दिखने शुरू हुए हैं, जो शायद इससे पहले मे बी 8-10 साल पहले नहीं थे। ये आपके लिए चैलेंज है क्या? देखिए, जो ये संस्कृति जिसकी आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं कह दूं, ये उत्तराखंड में ही हो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश में फैल रही है। पूरे देश में स्पा सेंटर्स देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो वो पूरा देश समाज बदल रहा है। तो वो उत्तराखंड में भी वही उसका स्वरूप है, देखने को मिला। किंतु आप अगर पुलिस के उसमें रोल को देखें तो विद इन ए डे हमने केस वर्कआउट कर दिया। चलिए, इसी के साथ इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं और अंतिम पड़ाव में हमारे पास सुपर कॉप IITN रह चुके अशोक कुमार जी के लिए एक रैपिड फायर राउंड है। ये हमारे इंटरव्यू का हाईलाइट एक होता है। सो रैपिड फायर में मैं आपके सामने एक शब्द बोलूंगी, उस शब्द को सोच के जो पहला थॉट आपके माइंड में आता है वो आपको कहना है। वो एक लाइन भी हो सकती है, एक वन वर्ड आंसर भी हो सकता है, 2 लाइन्स भी हो सकती हैं, एज पर योर कन्वीनियंस। सो आर यू रेडी? So let's hope so. Okay. इंडियन सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी है, उसने मेरा पूरा लाइफ बदल दिया और मेरे को मौका दिया कि मैं लाइफ में लाखों लोगों की मदद कर पाया। ओके। IIT इंडिया में एक्सेलेंस का नाम है और एफिशिएंसी का नाम है। योर लाइफ एट IIT, व्हाट डू यू मिस द मोस्ट? What do I miss the most? फ्रॉम IIT डेज? Yes, the freedom. फ्रीडम? अब फ्रीडम कम है? Of course, अभी कहाँ फ्रीडम है। ओके। इंजीनियरिंग? Engineering was not my cup of tea. उत्तराखंड पुलिस? उत्तराखंड पुलिस आपकी पुलिस, मित्र पुलिस। पॉलिटिकल प्रेशर ऑन पुलिस? होता है, we have to learn to live with it, but ऐसा नहीं है कि वो कोई हमेशा गलत ही होता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो लोग जो पुलिस में आना चाहते हैं, वो यंगस्टर्स, और उनके दिमाग में शायद ये चैलेंज भी होता होगा कि भाई जो प्रेशर आएगा कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हमारी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए या हम जो सोच कर आए थे वो ना करने को मिले। उन्हें कोई सलाह देना चाहेंगे अभी? मैं बिल्कुल देना चाहूँगा। एक पहली बात तो प्रेशर सिर्फ ऐसा मूवीज ने माहौल बना दिया कि सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर होता हो। हाँ। और
उसी का चैलेंज है, मतलब उसी को बिंदास आ जाए ना और पुलिस उसको में। एंजॉय करें बिल्कुल। चैलेंजिंग तो यही है ना। ठीक अब है। अब आप सारा टाइम खाली फ्री घूम रहे हैं, तो फिर चैलेंज ही क्या। सही बात है। लिटरेचर। लिटरेचर इज माय हॉबी वाओ। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस क्लास 10। हाँ, हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। स्टार्ट तो मैंने हिंदी से किया था, फिर मैंने इंग्लिश भी बहुत पढ़ा। मैंने तो बांग्ला और रशियन भी बहुत पढ़ा। क्या बात है। बांग्ला हिंदी के थ्रू और हाँ। रशियन हिंदी और इंग्लिश दोनों के हिंदी के टॉप फेवरेट 3 नॉवल आपके? थ्रू। शेखर एक जीवनी को भी मुझे बहुत पसंद आया अरे था, वो आगे तो का। हाँ, एपिक है। हाँ। प्रेमचंद भी मुझे पसंद है, उनका जो ह्यूमैनिटेरियन फेस है ना, उसकी जो कहानियां, मंत्र जैसी कहानियां, परीक्षा जैसी कहानियां। कभी मुझे निराला बहुत पसंद थे, कभी मुक्तिबोध बहुत पसंद थे। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है ना। मतलब अगर मैं स्टीरियोटाइप बात करूँ तो मतलब प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट एक तरफ हम देखते हैं सख्त छवि वाला डीजीपी उत्तराखंड पुलिस यूनिफॉर्म में, और दूसरी तरफ हम देखते हैं एक साहित्य प्रेमी जिसे प्रेमचंद भी भाते हैं, जिन्हें शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का लेखन भी पसंद आता है, जो बड़ा विमेन ओरिएंटेड सोसाइटी। चार्ल्स डिकेंस भी हो गए, और चलिए मैंने इसमें। दोस्तोयेव्स्की को भी पढ़ा है। तो ये बड़ा मतलब है ना डेडली कॉम्बिनेशन। मैं सही हूँ अपनी इस रीडिंग में? बिल्कुल। तभी मैं थोड़ा हटके सोचता हूँ, और मैंने जिंदगी भर इस बात पे फोकस किया है कि पुलिस का डर सिर्फ अपराधियों में होना चाहिए। आम आदमी में पुलिस को देख के खुशी आनी चाहिए, सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। क्या बात है। उत्तराखंड। उत्तराखंड देवभूमि, हेवन। योर फेवरेट प्लेस इन उत्तराखंड? मेरे फेवरेट प्लेस हर्सिल भी है, चोपता भी है, तुंगनाथ भी है, ओली भी है। हाँ। सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपने यहाँ के गिना दिए। नहीं, फिर भी ऋषिकेश मेरा बहुत बड़ा फेवरेट प्लेस है। रामनगर अच्छा है। सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है, किंतु इसका दुरुपयोग जो है उसको किसी तरह कंट्रोल किया जाना चाहिए। फेवरेट फिल्म? तो मुझे कश्मीर फाइल्स भी अच्छी लगी। ओके। अभी नई केरला स्टोरी को लेकर बहुत चर्चा है, देखने का प्लान बना रहा हूँ अभी, मैं मौका नहीं मिला। अच्छा, लोगों ने कोविड के टाइम पे ज्यादा कंटेंट देखा है, आप कह रहे हैं कि आपने उस टाइम से ज्यादा फिल्में नहीं देख पाया? क्योंकि मैं उस टाइम लोगों की हेल्प कर रहा था। वो फेज अलग चैलेंज और उस टाइम के बाद सिनेमा हॉल्स बंद हो गए है ना, मोस्टली। तो उसके बाद कम हो रहा है, वो ज्यादातर ओटीटी पे आ गया है। तो मैं एक्चुअल में उस टाइम के बाद मैंने, या मैं हो सकता तभी डीजीपी बना था, मतलब स्टार्टिंग फेज तो था अलग वो रिस्पांसिबिलिटी थी। तो मेरे को मतलब उसके बाद मेरा बहुत कम हो गया है। अच्छा, फिल्मों का जिक्र मेरी आया। फेवरेट फिल्म 3 इडियट्स बहुत मेरी फेवरेट है। अच्छा, वो इसीलिए मतलब उसमें आईआईटी का थोड़ा सा बैकड्रॉप जो है वो उन्होंने दिखाया है, बिल्कुल आईआईटी लाइफ। अच्छी बातें भी तो कर रहे हैं ना, कि खाली बुकिश नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में ना, उसके एंड रिजल्ट और प्रैक्टिकल और इनोवेशन और आइडियाज पे जाओ। तो ऐसी मूवीज मुझे पसंद है। पैसे के पीछे मत भाग, कामयाबी के पीछे भाग नहीं, एक्सीलेंस के पीछे भाग, है ना, यही डायलॉग था मेरे ख्याल से। हाँ, तो अच्छा, फिल्म्स का जिक्र आया तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी, हम देखते हैं जो कॉप्स की जिंदगी पर या खाकी पर आधारित फिल्में जो होती हैं उसमें किस तरह से पूरी फिल्म्स को दिखाया जाता है, वो तो हमारा एक आम दर्शक का नजरिया होता है। जब खुद कॉप्स ऐसी फिल्मों को देखते हैं उनका क्या फीडबैक होता है इस पे? सिंघम, मैं वही कह रहा हूँ, ये सब फिल्में आपको लगता है रियलिस्टिक होती हैं या बस बिल्कुल बहुत फार फ्रॉम रियलिस्टिक नहीं है? फार फ्रॉम रियलिटी? न तो लाइफ जो है सिंघम है और न दबंग है। अच्छा। और अर्ध सत्य भी उसका एक एक्सट्रीम रूप ही था। अर्ध सत्य भी एक बहुत अच्छी मूवी थी। हाँ, ओमपुरी साहब थे। हाँ, तो इन सब से कहीं ना कहीं अलग है रियल लाइफ। इसलिए मैंने जो मेरी दूसरी पहली किताब है ना, लाइफ की खाकी में इंसान, वो इसी पे है। फिल्मों में जो हम देखते हैं, अगर उसको 10 पर रेट करना है तो कितना तक आप मानते हैं कि हाँ इतना तक ठीक है, इसके आगे बेकार है? 10 में से आउट ऑफ 10 मूवी टू मूवी डिपेंड करता है ना। जैसे अब सिंघम है, मतलब वो तो 10 में से 4-5 ही ट्रूथ है, 4-5 भी नहीं होगा। तो कभी रोहित शेट्टी जी से या अजय देवगन जी से मुलाकात होगी तो ये बात कहेंगे आप उन्हें? यही दबंग है, दबंग में बिल्कुल ही दूसरा रूप डांस कर रहे हैं यूनिफॉर्म में। तो ये सब जो चीजें हैं ना, मुझे तो लगता है रियलिटी से सब दूर है। अर्थ सत्य में है, सच है, फ्रस्ट्रेटेड है बंदा, परंतु वो भी एक एक्सट्रीम तक जा रहा है। तो वो एक्सट्रीम के एक इमोशन को उठा करके जो मूवी बना देते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर फुल ट्रूथ नहीं है ना, तो जस्ट 1% ऑफ लाइफ। मेरे जहन में एक सवाल आपकी यही बात सुनते सुनते आया है, जैसे एज ए जर्नलिस्ट मेरे साथ 1-2 बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसा केस जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप भीतर तक अपने आप को तकलीफ में या खुद अपने आप को छलनी महसूस करते हैं, तो शायद थोड़ा सा कई बार आंखें आपकी भर आती हैं या आंसू आ जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ कभी? बहुत केस आते हैं। मैं तो खाकी में इंसान पढ़े आप, उसमें मैंने 16 कहानियां ली हैं।
और फिर वैसी वैसी लाइफ में बहुत मिलता है। लेकिन हम हमेशा पुलिसमैन को देखते हैं ना, वो बिल्कुल एकदम अभी अपने रिसेंटली सख्त बता रहा हूँ, उसमें मैं होते हैं। नाम नहीं लूंगा, अभी 3 दिन पहले की कहानी। ही हैड अ रिलेशनशिप विद द गर्ल, और फिर उसको लड़की मारपीट करने लगा तो लड़की बस मतलब इनफ इज इनफ, उसने उसको छोड़ दी। फिर भी उसको फॉलो कर रहा है। अब कह रहा है उसको मार दूंगा। द गर्ल मेट मी, कहती सर मैं क्या करूं, मेरे को तो सुसाइड ही करना पड़ेगा। मैंने, तुम क्यों करोगे सुसाइड, वो कर। तो ऐसे ऐसे ओकेजन में बेचारी रोने लग गई कि सर ये इसने मेरे को एक लाइन ने आपके इतना बड़ा बल दे दिया। मैंने कहा सुसाइड तुम क्यों करो, तुमने कोई गलत काम आप किया। लोगों के जीवन में भी फिर वो क्षण या वो कुछ ऐसे ब्रेकिंग मोमेंट्स ऐसे आते मौके हैं। हैं। घर जब पहुंचते हैं तो कंधों पर वही डीजीपी उत्तराखंड वाला दबाव और वो प्रेशर, पूरे स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर से लेकर वो सारे प्रेशर लेकर एंटर होते हैं, या थोड़ा बहुत रिलीव होकर एंटर होते नहीं हैं? नहीं, प्रेशर तो साथ देखिए चलता है। वो तो हमेशा रहता है, पर मैं उसको लाइफ को हमेशा मैं कूलली भी लेता हूँ। ऐसा नहीं, मैं घर पहुंचता हूँ तो टेनिस बैडमिंटन भी खेलता हूँ, ओके। चाहे मैं 20 घंटे बाद जाऊँ तब भी खेलता हूँ, और अपने गार्डन को भी एंजॉय करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा उसका लोड है, बट काम है तो काम तो है ही। आधा काम तो आजकल मोबाइल पे ही है। तो रात के 2 बजे भी आ जाता है, कोई घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ और बड़ी चीज हो गई, इमीडिएट हेल्प चाहिए, तो रात में भी काम होता है। तो काम चलता रहता है, पर मैंने उसका मतलब बहुत ज्यादा ओवर पावर अपने को नहीं करने देता हूँ, एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम केसेस। आईआईटी के दोस्तों से मिलते हैं अभी भी? हाँ, अभी तो रीयूनियन तेजी चल रहे हैं। कभी 25वां था, अभी 35वां टाइप था। हाँ। तो दोस्तों ने पढ़ी किताब अभी? हाँ, कुछ एक ने पढ़ी है, कुछ एक पढ़ रहे हैं, कुछ लेख रिलीज में भी आए थे। अच्छा, आईआईटीएंस के अंदर हमने देखा है कि किताब लिखने का एक नया ट्रेंड जो है वो मतलब दिखाई दे रहा है कि लाइक पीपल आर राइटिंग, एक्सप्रेसिंग देयर थॉट्स। सिविल सर्वेंट्स भी लिख रहे हैं। हाँ, सिविल सर्वेंट्स भी लिख रहे हैं, तो वो लेखक वाला एलिमेंट यूं तो हर इंसान के भीतर होता ही है, लेकिन कौन कितना वक्त निकाल पाता है लिखने के जितना लिए। एक्सपीरियंस है। हाँ। आई थिंक राइटिंग ना आप 2 पर्पज से करते हो। एक तो है कि आपको लगता है मुझे सोसाइटी को कुछ देने को है मेरे पास, जब आप में ये फीलिंग आ जाती है तब देन यू फील लाइक राइटिंग एंड गिविंग। और दूसरा पर्पज होता है राइटिंग का कि आपके इमोशन बहुत एक्सट्रीम है, तब आपसे पोइट्री निकलती है। तो फिर आपको लगता है कि लेट दिस इमोशन आल्सो बी मेड पब्लिक। तो क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें इतना समय दिया, और मेरी तरफ से किताब के लिए एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम अपने दर्शकों को भी ये कहेंगे कि देखिए विषय बहुत रेलेवेंट है, और ऐसा विषय है जिस पर आपको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस इंटरव्यू का मकसद भी यही था कि सीधे जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने इस किताब को लिखा और केसेस को करीब से देखा, उनके मुंह से ही आपको इनके बारे में सारी जानकारी जो है वो दी जाए। तो किताब खरीदिए, पढ़िए। 300 रुपए की किताब है, प्रभात प्रकाशन से आई है, 12 कहानियां इसमें हैं, एंड आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल। और इंग्लिश में पेंगुइन से आई है, अंग्रेजी में पेंगुइन से आई है। मेरे पास अभी हिंदी एडिशन इसका है, और बेस्ट सेलिंग में ऑलरेडी आ ही चुकी है। सर अब पार्टी तो होनी चाहिए जब किताब जो है बेस्ट सेलिंग में आई है। बिल्कुल होगी। तो पहले तो पेंगुइन से छपना ही बड़ा बात थी। इसीलिए कह रहे हैं पार्टी तो होनी चाहिए एक अच्छे से, और मुझे लगता है कि सीक्वल आप जल्द ही लिखेंगे इसका, क्योंकि जिस तरह का रिस्पॉन्स अभी तक का है तो सीक्वल भी इसका आना चाहिए। 12 कहानियों में तो कहाँ मतलब सिमटता है पढ़ने वालों की जो दिलचस्पी और रुचि होती है। लेट्स होप, नहीं तो क्या पता किसी नई चीज के साथ आए। हाँ, ये देखिए कोई चीज करने अच्छा तभी तक लगता है ना जब वो उमड़ घुमड़ करके जब वो फाइनली कागज पे उतर जाती है। हाँ। उसके बाद फिर अब चाहेंगे कुछ नया करें, नए का अलग मजा आएगा, नए में अलग थ्रिल है। एब्सोल्युटली। तो जो भी नव नूतन घटने वाला है जिसका संकेत आज सर दे रहे हैं, आई होप सो कि वो भी जल्दी हो। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।